दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाईएस स्टडी सेंटर पर आपका सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष से हमारी क्लासेस चल रही थी। मैंने आपको बताया था कि एसएससी जीडी के जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जनवरी मंथ में डिसाइडेड हैं, तो उसी से रिलेटेड आज हम एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर 2019 में जो पेपर हुए थे उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम यहाँ पर देखेंगे और मैं आपको उनको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। और हमने इसमें आपको जो मैंने पिछली वीडियो में आपको कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और मैं आपको बता भी चुका था कि 2 से 3 क्वेश्चंस हमको कथन और निष्कर्ष से देखने को मिलते हैं। चलो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो, यदि रेड को 19 के रूप में कूटबद्ध किया जा गया है तो WED बैड को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। ये जो कोड है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस हैं ये अपने अल्फ़ाबेट वगैरह, यानी कि कोडिंग जो रहती है नंबर्स वगैरह की कि किस नंबर्स का क्या कोड है या किस नंबर्स का कौन से नंबर पे वो अंक है, उस हिसाब से यहाँ पर ये कोडिंग पूछी जाती है। उसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में किए जाते हैं। देखो क्या है, रेड को क्या लिख रहा है वो 19 के रूप में, और बेड को अपन को बताना है कि बेड को अपन इन नंबर्स में से कौन सा हमारा आंसर होगा। देखिए, रेड को 19 के रूप में, बेड को हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें नंबर्स की कोडिंग पता होना चाहिए, यानी कि हमें नंबर्स का अंक पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेट का नंबर्स क्या है। तो एक हमारी, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपको और अच्छे तरीके से नंबर्स की जो कोडिंग है वो आपको याद हो जाएगी। एक हमारी होती है जो आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, एजोटी करके होती है, जिसमें ई जो है वो 5 नंबर्स पर होता है, जे का कोड हमारा होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 और बाई का होता है 25। सबसे पहले जब भी हम एग्जाम में आए, हमें जो ब्लैंक पेपर मिलता है, आप सबसे पहले जाके उस पर ये वाली कोडिंग लिख लीजिएगा, जिससे आपको ये जो क्वेश्चंस जैसे ही देखने को मिले आप तुरंत उस क्वेश्चंस को वहां पर कर पाइएगा। एकदम से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। जैसे हमने सबसे पहले देखा आर, अब देखिए कि टी जो है उसका कोड कितना है हमारा 20, और हमें ये पता है कि जो आर है वो टी के कहीं आसपास है। जैसे टी से पहले क्या आता है एस, और टी एस से पहले क्या आता है हमारा आर। अगर टी का कोड 20 है तो एस का कोड क्या होगा हमारा 19, और आर का कोड हमारा क्या होगा 18। तो यहाँ पर हमारा आर क्या को डिनोट करेगा 18 को, 18 कोड होगा आर का। अच्छा, ई का कितना होगा, तो ई मैंने आपको बताया है, ई का कोड है हमारा 5, और डी का कोड, तो ई से पहले क्या आता है हमारा डी, तो 5 से पहले क्या आएगा 4, तो डी का कोड हो गया हमारा 4। अब जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो जो कोडिंग है वो किस तरीके से की गई है। कोडिंग में क्या होता है कि जो भी नंबर्स हमें दिए रहते हैं उन नंबर्स में वो क्या करेगा, या तो उन नंबर्स को जोड़ेगा या उन नंबर्स को घटाएगा, या उन सभी नंबर्स को कुछ नंबर्स का मल्टीप्लाई करेगा, या कुछ नंबर्स को भाग देके उसमें से घटाएगा या प्लस करेगा। इस प्रकार की कोडिंग से वो इस तरीके का कोड बनाता है। जैसे आर का अगर 18 है, अब 19 यहाँ पर उसने दिया है कि रेड को 19 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर आर 18 है, यहाँ पर अगर मैं प्लस करूं और 5 में से 4 को माइनस करूं तो हमारे पास बचता क्या है 1। तो हमें यहाँ से पता ये चलता है कि यदि मैं 18 + 5 - 4 करता हूँ तो मुझे 19 मिलना चाहिए, जो कि हमें मिल रहा है। तो ये जो हमारा है यहाँ पर हमें ठीक ठाक लग रहा है। ऐसे ही हम अगर आप जो भी क्वेश्चंस की कोडिंग निकाल रहे हो वैसी ही कोडिंग आपकी सेकंड नंबर के क्वेश्चंस की होनी चाहिए, तभी वो आंसर आपका सही निकलेगा।
जैसे बेड को भी हमने ऐसे ही कूटबद्ध करेंगे। आपको पता है कि बाई का कितना है 25 है कोड। अगर W जो है, देखो बाई के बाद क्या आता है हमारा Z, तो Z का कोड क्या हो जाएगा 26। अच्छा बाई से पहले क्या आता है X आता है, तो X का कोड हमारा क्या होगा 24। अच्छा X से पहले क्या आएगा W, तो W का कोड क्या होगा हमारा 23। देखो लिख लो कि अगर W का कोड 23 है, कैसे किया हमने इसको कूटबद्ध, इस तरीके से 18 + 5 - 4, ऐसे ही हम इसे करना है 23 प्लस E का कोड हमारा कितना है 5, तो +5, D का कोड हमारा कितना है -4, तो -4। अच्छा क्या निकल के आया हमारा, तो 23 + 1, यानी कि हमारा जो बेड का कोड निकला वो कितना निकला 24। हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन से 24, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया कोडिंग डिकोडिंग? मैं आपकी क्लासेस जो है रीजनिंग की हर टॉपिक की अलग अलग क्लास में आपको कराऊंगा। अभी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स की या कथन और निष्कर्ष की हमारी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियो में जाके आप उनको देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं थ्योरी की क्लास भी आपके लिए जल्द लेके आऊँगा, क्योंकि अभी कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स हैं, इसलिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? सोनम बड़ी है रेनू से, कोमल छोटी है रेनू से, प्रिया बड़ी है सोनम से, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? ये बड़े छोटे वाला ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिटिंग अरेंजमेंट में आ जाते हैं एक हिसाब से। सिटिंग अरेंजमेंट में हमारे कई टाइप आते हैं तुम्हारे, जैसे सर्कल में अगर लोगों को बिठा देगा, या आपको जो है एक क्लोज सर्कल और एक ओपन सिटिंग अरेंजमेंट होती है जिसमें पंक्तियों में लोगों को बिठा देता है, या फिर बड़े छोटे में ऊपर नीचे भी लोगों को बिठा देता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी आपकी एक क्वेश्चन आया है कि सोनम जो है, मैं सोनम को एस से डिनोट करूँगा कि सोनम जो है वो बड़ी है किससे, रेनू से। हमें पता है कि अगर सोनम रेनू से बड़ी है, इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, पैरेलल लाइंस बना लेता हूँ। मैंने कितनी व्यक्ति हैं 1 2 3 और 4, तो 4 पैरेलल लाइंस बनाई। और सबसे ऊपर मैंने क्या बोला कि अगर सोनम बड़ी है, मान लो सोनम बड़ी है, किससे बड़ी है सोनम, रेनू से बड़ी है। दूसरी चीज, कोमल छोटी है रेनू से। कोमल किससे छोटी है, रेनू से। तो कोमल को मैंने के से डिनोट किया, रेनू को आर से डिनोट किया। कोमल किससे छोटी है, रेनू से। प्रिया बड़ी है सोनम से। अब देखो प्रिया किससे बड़ी है, सोनम से बड़ी है, और सोनम मैंने एस से डिनोट किया, तो प्रिया क्या हो गई, बड़ी हो गई किससे, सोनम से। तो सबसे बड़ी हमारी कौन हो गई, आपको पता है सबसे बड़ा हो गया हमारा प्रिया। तो यही हमारा आंसर है। हम इसको जमा देंगे कि प्रिया, सोनम, रेनू और कोमल। तो सबसे पहले नंबर पर सबसे बड़ी कौन, प्रिया। आपसे पूछ सकता है इसमें यहाँ पर कि सब इनमें सबसे छोटा कौन है, तो हमें पता है कि सबसे छोटी हमारी कौन हो जाएगी, कोमल हो जाएगी। पूछ लेगा दूसरा सबसे छोटा कौन है, अगर पूछे दूसरा सबसे छोटा कौन है तो हमारी रेनू हो जाएगी। पूछ लेगा कि प्रिया से छोटा कौन है, तो हमारी सोनम हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे बढ़ें, अगर ये आपको समझ में आया है तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। देखो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और सीरीज से रिलेटेड हमारे एग्जाम में कम से कम 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो नंबर सीरीज हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट सीरीज हो। मैं आपको सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपको सीरीज में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। 9 से 10 प्रकार के टाइप होते हैं सीरीज के, उन सभी टाइपों को हम करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी का मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये सीरीज दी है नंबर्स की 14, 18, 24, 24, 32 और 42। देखिए सीरीज थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर सीरीज में क्या होता है कि जो नंबर्स रहते हैं वो किस तरीके से सीरीज में, हमें एकदम से हमारे दिमाग में तो क्लिक करेगा नहीं ना कि ये जो सीरीज है वो यहाँ पर, तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि छोटे नंबर हैं।
14 है, 18 है, 24 है, 32 है, 42 है, हम आसानी से पता कर सकते हैं। अगर वो यहीं पर आपको ऐसे दे देता 1114, फिर आपको देता 1218, तो हमें पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता कि हम कैसे पता करें कि ये जो सीरीज है वो किस क्रम में बढ़ रही है। सीरीज में क्या होता है, या तो वो सबसे पहले सीरीज में क्या करेगा, सीरीज को प्लस बढ़ाएगा उसमें नंबर्स को, या फिर सीरीज को क्या करेगा, घटाएगा, या सीरीज में क्या हो रहा होगा, भाग हो रहा होगा, या सीरीज में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या फिर वो सीरीज में मल्टीप्लाई प्लस भी कर रहा होगा, माइनस और प्लस भी कर रहा होगा, या फिर भाग भी दे रहा होगा और प्लस भी कर रहा होगा। ये कुछ 8-9 टाइप की सीरीज होते हैं, हमारे टाइप्स होते हैं सीरीज के, और इन्हीं टाइप में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की सीरीज का उपयोग हो रहा है। देखिए यहाँ पर कितना दिए के रखा हुआ है, 14, तो हमने लिखा 14, फिर है 18, फिर आया हमारा 24, फिर आया हमारा 32। हमें इतना आगे जाना नहीं है, वैसे 2 से 3 नंबर्स में हमें पता चल जाता है कि जो सीरीज है वो किस तरीके से बढ़ रही है। जैसे 14 से ये जो नंबर है ये 18 पर गया। आपको सबसे पहले ये समझना है, अगर सीरीज एकदम से बढ़ रही है, यानी कि 14 के बाद अगर नंबर आता हमारा 184, तो हमें पता ये होना चाहिए कि जो सीरीज है वो या तो कहीं ना कहीं उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर उसका स्क्वायर वगैरह हो रहा है। अगर सीरीज कम नंबर से बढ़ रही है तो वहाँ पर या तो प्लस हो रहा होगा, या फिर वहाँ पर थोड़ा प्लस माइनस भी हो रहा होगा। अगर घट रही है थोड़े कम अंतर से तो वो वहाँ पर माइनस होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, 14 से 18 तक पहुँची, हमें पता है कितना बड़ी सीरीज, 4 प्लस बड़ी। 18 से फिर कितना बड़ी, 24, यानी कि अब कितना बड़ी, +6 बड़ी। यहाँ से फिर बड़ी 24 से 32, यानी कि अब कितना प्लस अंक हुआ, 8 हुआ। 32 से फिर कितना बड़ा देखो तो +10 हुआ। अब हमें पता चला कि ये जो सीरीज है ये +4 से +6 हो रहा है, यानी कि +2 कर रहा है यहाँ पर। फिर 6 से 8 जा रहा है, यानी कि फिर +2 कर रहा है यहाँ पर। और फिर +8 से +10 जा रहा है, यानी फिर +2 +2 +2 +2 की सीरीज हो रही है। अगर 42 से वो सीधा जाएगा तो +10 के बाद +2 अगर हमने करा तो कितना, 12 जुड़ेगा। तो 42 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 54, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आया? आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो पहले पद से, यहाँ पर पौधे नहीं है ये, सॉरी, पहले पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। देखो ये हमारी जो इस प्रकार की जो सीरीज है ये है हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इसमें क्या है, हमारे अल्फ़ाबेट हम देखेंगे कि किस तरीके से अल्फ़ाबेट्स को वो बढ़ा रहा है, घटा रहा है, या किस तरीके से उनको उसने जमाया है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये लिखा है MNQR, नेक्स्ट क्या है हमारा LMPQ। ये जो सीरीज है ये इससे किस प्रकार संबंध, देखिए L और M। अच्छा, अगर मैं L से M पे जाऊं तो कितना माइनस हो सकता है, क्योंकि L के बाद M आता है, यानी LM, यानी कि -1 यहाँ पर कर रहा है। M को हम 13 कोड होता है M का, और L का कितना होता है 12, यानी कि 12 से गया 13 पर -1 किया। फिर N का कितना होता है कोड, 14 होता है, और M का होता है 13, यानी 14 से फिर 13 गया, यानी कि फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये क्या कर रहा है, -1 कर रहा है। एक बार इसने क्या किया, 13 से 12 गया -1, 14 से 13 गया -1, फिर P से Q, यानी Q से P आया। अब हमें पता है कि O का जो इजोटी हमने पढ़ा था उसमें O का कोड कितना होता है 15, तो O के बाद कितना आएगा P, तो O के बाद P आया तो P का कोड कितना होगा 16, Q का कोड कितना होगा 17, यानी 17 से 16 आया -1। R का कोड हमें पता है 18 होता है, और Q का कोड होता है 17, यानी 18 से क्या आया 17, यानी यहाँ पर भी उसने क्या किया -1।
हमें जैसे ही कोड पता चला हम समझ जाएंगे कि -1 की सीरीज चल रही है। अब अगर हमें इसका कोड पता है तो हम आसानी से ऑप्शन में देख के ये समझ जाएंगे कि -1 किस सीरीज में चल रही है। हमें पता है कि R का कोड होता है 18, S का कोड होता है हमारा 19, V का कोड होता है हम W इज और T, देखो TD 23 होता है और इसका होता है 22 V का। अब हमें क्या करना है, -1। समझिए यहाँ पर 18 है तो RS यानी कि 19, S का कितना होना चाहिए कोड 19, तभी तो 18 होगा। T का कितना होना चाहिए 20 यानी 20 19। अच्छा यहाँ पर ये मिला, लेकिन W होता है 23 और यहाँ पर कितना है 22 यानी 23 में से 1 गया तो क्या बचा 22। अच्छा X का कितना होता है 24 और 24 में से 1 गया तो कितना बचा 23, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो सही सटीक बैठता है। STWX हमारा इसका कोड हो जाएगा STWX। हम बगैर ऑप्शन के भी कर सकते थे इसको, किस तरीके से हमें ये तो पता चल ही गया था 18 19 22 23। यहाँ पर हम सीधा करते कि 19 आएगा। अच्छा S का 19 है तो यहाँ पर 20 आएगा, V का 22 है तो यहाँ 23 आएगा और W का 23 है तो यहाँ पर कितना आएगा 24। और इनके कोड अगर हमें पता है तो हम आसानी से पता लगा लेंगे कि किसका कोड ये है। देखो S का कोड कितना है 19 है, T का 20 है और इसका कितना है W का 23 और X का कितना है 24। क्या आपको समझ में आया ये किस तरीके से सीरीज चलती है? इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों एसएससी के जो अपना जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, इससे हार्ड ज़्यादा नहीं पूछता है कांस्टेबल्स के एग्ज़ाम में। हालांकि एसएससी सीजीएल्स और जो सीपीओ सीडीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें थोड़ा हार्ड लेवल पूछता है। अपने यहाँ पर यही लेवल रहेगा और आपको यही पढ़ के जाना है। फालतू के क्वेश्चंस अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आप केवल और केवल अपने लिए कन्फ्यूजन पैदा करोगे। आगे बढ़ें, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा। देखिए ये जो है वेन आरेख या वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस है, लेकिन हमें केवल इतना ही मिला है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, ये भी देखिए हमारा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निश्चित कूट में स्मार्ट को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ग्रेट को क्या लिखा जाएगा। देखिए स्मार्ट को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है यानी SMART, स्मार्ट को लिखा उसने RKXNO। हमें पता है। अब या तो आप इसको कोडबद्ध कर लीजिए कि S का कोड क्या है, R का कोड क्या है, या आप सीधे सीधे समझ जाओ कि R से S गया, फिर K से M गया, फिर X से A जा रहा है। यहाँ अगर वो R से S गया तो +1 किया RS, K से M गया तो K से M जैसे ही जाएगा हमें पता है कि K के बाद क्या आता है L और L के बाद क्या आता है M यानी +2 किया। फिर X से यहाँ पर गया A यानी कि Y और Z दो बीच में आते हैं, उसके बाद A आता है +3 किया, फिर +4 किया, फिर +5 किया। ऐसे उसने सीरीज को बढ़ाया है आगे +1 +2 +3 +4 +5। तो ग्रेड को भी हमने इसी तरीके से लिख लेना है कि ग्रेड का कोड क्या होगा GREAT। देखिए ग्रेड को कैसे लिखा जाएगा सीधा समझिए आप। यहाँ पर G जो है उसका कोड क्या होगा कि वो +1 हो जाए, यानी कि F के बाद क्या आएगा G यानी कि FG, फिर क्या आएगा हमारा PQR यानी कि F, फिर क्या आएगा हमारा GP, क्योंकि P के बाद क्या आएगा Q और R +2, तो F और P मिल गया हमारा ऑप्शन में। देखिए ये B नहीं हो सकता, R नहीं हो सकता, F P इन दोनों में मिल गया। अच्छा B इसमें भी है, B इसमें भी है। हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर लास्ट में क्या है T है और T का कोड अगर हम O से बढ़ाएंगे तो O P Q R S और T, तो हमारा 5 अंक यहाँ पर प्लस हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी लगा करके भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? हमारा कोड क्या हो जाएगा FPBWO, यही हमारा आंसर है। क्या आपको समझ में आया? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फिर नंबर सीरीज का क्वेश्चन, मैंने आपको क्या बोला
एसएससी की जीडी के एग्जाम्स में सीरीज के क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 या 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। उसमें आपके जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है या कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन हमको 2 से 3 देखने को मिलेंगे, और इन्हीं को अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं तो हम आसानी से रीजनिंग को हल कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या सीरीज चल रही है हमारी, 117 है, फिर 107 है, फिर 92 है, फिर 72 है। शुरुआत में मैंने जब सीरीज का क्वेश्चन आपको कराया था तब मैंने क्या बोला, अगर सीरीज एकदम से बढ़ रही है तो समझना उसमें या तो मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर स्क्वायर वगैरह है। अगर सीरीज एकदम से घट रही है तो मानो उसमें या तो भाग या डिवीजन हुआ है, विभाजन हुआ है उसमें। और यहाँ पर अगर सीरीज कम अंतरों से घटी तो मतलब समझो यहाँ पर माइनस हो रहा है। समझिए 117 में से अगर मैं 107 आना है तो कितना माइनस करूँगा, तो -10 होगा, तभी जाके मुझे 107 मिलेगा। अगर मैं 107 में से क्या माइनस करूं कि मुझे 92 मिले, तो मैं यहाँ पर अगर 15 माइनस करता हूं तो मुझे 92 मिलता है। और वहीं अगर मैं 92 में से 70 चाहिए मुझे तो 20 माइनस करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर सीरीज जो है वो कितने के अंतर से बढ़ रही है, -5 के अंतर से बढ़ रही है। -10 -5 का अंतर, यहाँ पर भी -5 का अंतर, यानी कि ये जो आने वाला नंबर है यहाँ पर कितने के अंतर से बढ़ेगी, तो -25 यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। तो 72 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो 47 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? आगे बढ़ें, देखिए अब आते हैं हमारे ये मल्टीप्लाई की, यदि प्लस को भाग कहें, भाग को माइनस कहें, माइनस को कुछ कहें, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं, ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या है ये, समीकरण से रिलेटेड है, ये गणितीय अवधारणा पे आधारित हैं। यदि प्लस का अर्थ इनटू है, सबसे पहले हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं कि जल्दी हम इस क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे। सिर्फ एक बार इसको पढ़ना है और उस क्वेश्चंस को हम किस तरीके से जल्दी करेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा, 21 + 8 + 2 - 12 × 3 इक्वल्स टू क्या। सबसे पहले उसने देखा प्लस को क्या लिखा जाता है, मल्टीपल, तो प्लस के नीचे मल्टीप्लाई का ऑप्शन लगाइए। प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, माइनस का अर्थ क्या है हमारा, प्लस है, तो माइनस के नीचे प्लस लगाओ। फिर उसके बाद प्लस अर्थ है प्लस, और प्लस भागित का अर्थ प्लस है। यहां पर ये शायद प्लस का अर्थ भागित हो, यहां पर प्लस का अर्थ, ये थोड़ा हमें क्वेश्चंस में गड़बड़ी लग रही है दोस्तों। प्लस का अर्थ माइनस है, अच्छा प्लस का अर्थ माइनस है और इनटू का अर्थ प्लस है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर क्या है, तो हमें बोर्ड मास का नियम तो पता ही है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर उसके बाद ऑफ को हल करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई को हल किया जाता है, या भागे विभाजन डिवीजन को, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर प्लस और माइनस। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, मतलब हमारा ब्रैकेट आएगा ही नहीं। देखिए बोर्ड मास मैं आपको बता देता हूँ, बी से मतलब होता है यहाँ पर ब्रैकेट, ओ का मतलब हो गया ऑफ, डी का मतलब हो गया डिवीजन, एम का अर्थ हो गया मल्टीप्लाई, ए का अर्थ हो गया यहाँ पर एडिशन, और एस का मतलब हो गया हमारा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। देखो हमें सबसे पहले इसमें ये देखना है, सीरीज में ब्रैकेट है क्या, नहीं है, मतलब बी नहीं लगेगा। ऑफ है क्या, नहीं है। डिवीजन है क्या, नहीं है। क्या है हमारा, मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले हमारा मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर मैं 21 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 1 8, 8 दूनी 16, 168। ठीक है, उसके बाद इधर मल्टीप्लाई है क्या, नहीं है। प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस मुझे क्या करना है 2, फिर माइनस क्या है, प्लस क्या है 12, और फिर प्लस क्या है 3। अब घटाइए, अगर मैं 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 13, यानी कि +13 अगर मैं करूँगा तो मुझे पता है कितना मिलेगा 181, और यही हमारा आंसर है। मुझे लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस में मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है। या तो यहाँ पर भागित का अर्थ माइनस होगा, या फिर प्लस का अर्थ कहीं ना कहीं भागित होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमने क्वेश्चंस को किया है वो आंसर हमारा करेक्ट है। तो आप तो यही मान के चलिए, यही हमारा क्या होगा आंसर 181।
तो समझ में आया आपको। यहाँ पर आपको ये नहीं करना, इसकी जगह पर आपको ये साइन नहीं लिखना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्लस क्या है माइनस क्या है। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। ये भी सीरीज है। मैंने क्या बोला, दो प्रकार की सीरीज होती है हमारी, एक नंबर सीरीज होती है, एक अल्फाबेटिकल सीरीज होती है। ये कौन सी है अल्फाबेटिकल, कौन सी है, ए। देखो ए, फिर है जी, एल, टी और एस। हमें पता है अगर हम इसको कोड से करें तो और अच्छे से हो पाएगा। जैसे ए का कोड क्या है 1 है, जी का कोड क्या है 7 है, एल का कोड क्या है 12 है, टी का कोड क्या है 16 है, एस का कोड क्या है हमारा 19 है। देखो 1 से कितने पे गया 7 पे, यानी कितना हुआ +6। फिर 7 से कितने पे गया 12 पे, यानी कितना हुआ +5। 12 से कितना गया 16 पे, यानी कितना हुआ +4। 16 से कितना गया 19, यानी कितना हुआ +3। आपको दिख रहा है सीरीज घटती हुई, यहाँ पर आपको दिख रही है। पहले 6 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर +3 हुआ, यानी सीरीज कितने नंबर से घट रही है, -1 से यहाँ पर सीरीज कम हो रही है। अगर मैं +3 में से -1 करूँ तो हमारा क्या बनेगा +2, और 19 में +2 करूँ तो 21 आएगा। और हमें पता है कि 21 का जो कोड है वो U होता है, क्योंकि इजोटी से T का कोड 20 होता है, और T के बाद जो आता है अल्फ़ाबेट वो है U, यानी 21 इसका आंसर होगा, या U इसका हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, ये भी कूड वाला ही है कि जो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से। आम क्या है, ये थोड़ा सा आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस इसमें पूछ लिए जाते हैं, आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपके भूगोल से रिलेटेड जैसे कि राजधानी वगैरह पूछ लेना, ये उस पर रख देगा। जैसे कि उसने बोला कि अगर आम क्या है फल है, यदि आम अपना क्या है फल है, तो उसने पूछा आलू क्या है। अब अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि आलू हमारा एक तना होता है। आप ऑप्शन में सब्जी देखते से ही सब्जी पे टिक मत करके आना कि आलू हमारा सब्जी है, सब्जी नहीं है, आलू क्या है एक तना है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आलू यहाँ पर हमारा क्या है तना है। तो आगे बढ़ें, ये समझ में आया। देखिए अब मैंने आपको रीजनिंग की फर्स्ट क्लास में आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, किससे रिलेटेड कराए थे, तो सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। और जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो रीजनिंग की नहीं देखी है, आप वहां पर जाके देखिए और बेस्ट तरीके से आपको समझ में आएगा कि मैंने किस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चंस को सर्कल वाले आपको कराए थे सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। अगर आपने वो क्लास देखी तो ये क्वेश्चंस आपको करने में सेकेंड वही नहीं लगेंगे, आप आसानी से अच्छे से करके आ पाओगे। देखिए मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ क्या है। PMDAFHRB कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने क्या बोला, क्वेश्चंस को पढ़ते जाओ और साथ साथ में उसको करते जाओ। क्या है, सबसे पहले उसने बोला एक सर्कल है, चारों ओर हैं, तो सबसे पहले एक सर्कल बना लो। 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों को बिठा दो। 8 व्यक्ति बिठा दिया आपने। केंद्र की ओर मुख कर हुए हैं, मतलब केंद्र की तरफ देख रहे हैं सभी लोग, केंद्र की ओर मुख कर दीजिए सबका। अब पूछ रहा है कि RA के दाएं से चौथे स्थान पर है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट व्यक्ति को आप इस सर्कल में कहीं पर भी बिठा सकते हो। पहले व्यक्ति को आपको क्या करना है, कहीं पर भी इस सर्कल में आप बिठा सकते हो। और दूसरी चीज हमें ये लेके चलना है कि जो हमारा दायां है वो उनका दायां होगा और जो हमारा बायां है वो उनका बायां होगा। बशर्ते ये है कि ये सब केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो हमें भी केंद्र की ओर देखते हुए चलना है। क्या है, RA के दाएं से चौथे स्थान पर है। कौन है, R किसके दाएं से, A के दाएं से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले A को यहां पर बिठा देना है। अब A का दायां कौन सा है, तो जो हमारा दायां है वो A का दायां है। तो A के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा, R। 1 2 3 और 4 यहां पर कौन बिठा दिया, हमने R को बिठा दिया।
नेक्स्ट क्या है, जो P के दाएं से तीसरे स्थान पर है। देखो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि जो, लेकिन, और ये प्रकार की स्थिति में आपको किस तरीके से पहचानना है कि वो पहले व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है या दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो जब भी आपको दिखे तो दो से याद करना, जो दो, यानी कि दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर ये जो है ये किसके व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, दूसरे व्यक्ति की, यानी कि दूसरा यहाँ पर कौन है, ए है। इस ए की बात कर रहा है कि आर ए के दाएं से चौथे स्थान पर है, जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। पी के दाएं कौन बैठा है, ए बैठा है, किसके, पी के तीसरे स्थान पर। अच्छा, P के दाएं से तीसरे स्थान पर यानी 1, 2 और 3। अगर मैं P को यहाँ बिठाता हूँ तो मुझे बताइए कि अगर मैंने P को यहाँ बिठाया तो P का जो दायां है वो मेरा दायां है। तो अगर ये P का राइट हैंड है, दायां है, तो यहाँ से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, A। तो 1, 2 और 3 बिठा दिया हमने P को यहाँ, ठीक है। M H के बाएं से दूसरे स्थान पर है, हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है, इसको अभी छोड़ते हैं फिलहाल के लिए। जो P के बाएं से दूसरे स्थान पर है, देखो जो की बात की यानी कि दो की बात की, यानी दूसरे व्यक्ति की बात की, और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कौन है, H है। H के बारे में बोल रहा है कि जो H है वो P के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। P का बायां कौन सा है, जो हमारा बायां है, तो P का बायां यहाँ पर H बैठा हुआ है, पहला और दूसरा। अब H अगर हमें मिल गया तो हमें पता चल गया कि M और H की स्थिति अब हम बता कर सकते हैं कि M H के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। H के बाएं से, अगर H का बायां यहाँ पर है, देखो H की स्थिति पे खुद को रख के चलो, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे रखा, ये मेरा दायां है, ये बायां है H का, तो यहाँ ये H का अगर बायां है, M H के बाएं से दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा, M हमारा बैठ गया यहाँ पर। अब हमारी 3 स्थितियां और बचती हैं, क्या है, लास्ट D B के दाएं से तीसरे स्थान पर है, D B के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब ना तो हमें D की स्थिति पता है, ना हमें B की स्थिति पता है, हमें D और B दोनों की स्थिति नहीं पता है। लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं कि D जो है वो B के दाएं से तीसरे स्थान पर, अगर मैं B के दाएं, अगर मैं B को यहां बिठाऊं, एक सेकंड के लिए मान के चलना, अगर मैं B को यहां बिठाऊं तो B का दायां कौन सा, मेरा दायां, तो पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पर कौन बैठ सकता है, D बैठ सकता है या नहीं। इधर तो मैं B को नहीं बिठा सकता ना, अगर मैंने B को इधर बिठाया तो ये B का बायां हो जाएगा ना, और B का बायां नहीं बोला, उसने बोला दायां, तो B को मुझे यहां बिठाना पड़ेगा, और B को यहां बिठा दिया तो D को मुझे यहां बिठाना पड़ेगा। तो क्या आपको ये समझ में आया। अच्छा, लास्ट स्थिति हमारी ये बची। अच्छा, बच कौन गया इसमें, ये देख लीजिए, P हमारा आ गया, M हमारा आ गया, D हमारा आ गया, A नहीं आया, तो A को यहाँ पर बिठा दीजिए। क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा B के निकटतम पड़ोसियों को दर्शाता है। अब आप मुझे बताइए, नहीं A तो हमारा आ ही गया ना, F नहीं आया यहाँ पर, तो F को लिख दीजिए, सॉरी F यहाँ पर आ जाएगा। तो B के निकटतम पड़ोसियों को कौन दर्शा रहा है, तो B के निकटतम मैंने आपको क्या बताया, जो आसपास के जो 2 व्यक्तियों के बीच में जो व्यक्ति बैठा, 3 व्यक्तियों के बीच में जो बीच में बैठा होता है उसको बोलते हैं बीच में बैठा हुआ व्यक्ति, और उसके आसपास या निकटस्थ जो बैठे हैं उनको पड़ोसी बोलते हैं। तो B का पड़ोसी कौन है, A, और इस B का पड़ोसी नेक्स्ट कौन है, F। तो F और A यही वहाँ जहाँ पर होंगे वही हमारा आंसर होगा, और कोई आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया। देखो मैं इसलिए इतनी इस क्वेश्चंस पर, इस टॉपिक पर मेहनत की है क्योंकि ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन है ये आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स वगैरह हुए, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए गए। अब तो एसएससी सीजीएल में भी ये इस पर 1 से 2 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। पहले नहीं पूछता था, मैं भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया हूँ, 2019 क्वालिफाइड हूँ, एंड आरआरबी एनटीपीसी का दिया हूँ, उसमें भी मैं क्वालिफाइड हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से करना है तो मेरी फर्स्ट वीडियो को आप अच्छे से जाके देखिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ें, ठीक है। देखिए ये आ गया,
जो पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाए थे कथन और निष्कर्ष, उससे रिलेटेड देख लीजिए, आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। क्या है, मैंने उसमें क्या बोला आपको कि हमें सबसे ज़्यादा कथन पर ध्यान देना है कि कथन क्या कह रहा है। पहली चीज़, कथन में जो चीज़ है वही हमारे लिए सत्य है और यही हमें मानकर चलना है। कथन में क्या बोला, सभी गुलाब फल हैं, तो सबसे पहले मैंने गुलाब को जी से दर्शाया, इन सभी गुलाबों को मैंने फल को एफ से दर्शा दिया कि जितने भी गुलाब हैं वो सब फल हैं। नेक्स्ट क्या है, सभी फल पेड़ हैं। अब जितने भी ये जो फल हैं ये सभी हमारे क्या हो गए, पेड़ हो गए। हमारा बन के कंप्लीट हो गया कथन से रिलेटेड जो चित्र था वो। अब हम निष्कर्ष देखते हैं, क्या निष्कर्ष इससे अनुसरण करता है या नहीं करता है। क्या है निष्कर्ष, सभी पेड़ गुलाब हैं। क्या सभी पेड़ गुलाब हो सकते हैं क्या, मुझे आप बताइए एक बार सोच के। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या इस बड़े डब्बे को मैं इस छोटे डब्बे के अंदर रख सकता हूं, क्या नहीं रख सकते। तो जब नहीं रख सकते तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो पूरा डब्बा है इसको हम पेड़ मान के चलते हैं और इस जी को, इसको गुलाब मानते हैं, तो क्या सभी पेड़ गुलाब हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। सर कितना डब्बा घेर रहा है, इतना डब्बा घेर रहा है, तो सर इतने से पेड़ जरूर हो सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि कुछ पेड़ गुलाब हो सकते हैं लेकिन सभी पेड़ हमारे गुलाब नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये जो निष्कर्ष है ये बिल्कुल अनुसरण नहीं करता है। क्या नेक्स्ट निष्कर्ष क्या है, कुछ फल गुलाब हैं। देखिए कुछ फल गुलाब हैं, बिल्कुल हैं। कैसे हैं कुछ फल गुलाब, जब सभी कुछ फल गुलाब हैं, कुछ जब सभी गुलाब फल हो सकते हैं तो क्या कुछ फल गुलाब नहीं हो सकते। यानी कि वही बात तो हो गई, अगर मैं यहाँ पर इसको फल को लिखूं, यहाँ जी है, तो क्या कुछ फल गुलाब दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, तो कुछ फल गुलाब हो सकते हैं। यानी कि हमारा केवल और केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ये समझ में आया, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। आगे बढ़ें, देखिए ये आ गया, 4 अक्षर का समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। ये भिन्न जो है उस समूह का चयन कीजिए। देखो यहाँ पर कोडिंग करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप कोडिंग सीख गए ना, अगर आप कोड पता कर लिए अल्फ़ाबेट के, तो आपको और आसान हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हल करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि ए आगे बढ़ा सी तय यानी कि +1 कर रहा है, फिर सी के बाद कितना बढ़ा डी और ई यानी +2 कर रहा है और उसके बाद एफ आ रहा है। +1 +2 जहाँ और होगा वही हमारा देख लेते हैं हम कि इससे अलग नहीं है या फिर यही अलग है। देखिए के के बाद क्या आया एम यानी के एल एम यानी +1, एम के बाद क्या आया पी, एम के बाद हमें पता है एन ओ आता है यानी +2 यहाँ पर हो रहा है, यानी ये भी ठीक है। बी के बाद क्या है डायरेक्ट सी आ रहा है, हमें पता है कि +1 हमें जाना है। अगर यहाँ पर सी के बाद डी होता तो हमें पता रहता कि बी के बाद डी आएगा तो +1 हो रहा है। यहाँ पर देखिए कि टी के बाद क्या आ रहा है वी आ रहा है, यानी टी के बाद यू छोड़ा +1 किया फिर वी आया, यानी ये भी +1 +2 हो रहा है। सिर्फ एक ही ऐसा है ऑप्शन नंबर 3 जो कि असंगत है और यही हमारा आंसर है। क्या आप लोगों को समझ में आया, आगे बढ़ें। देखिए 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, एक अलग है। इस प्रकार के क्वेश्चन से 1 से 2 आते हैं असंगत, तो असंगत शब्द का चयन कीजिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंधा, बहरा, गूंगा और बेबर। यहाँ देखिए ये सब मुंह से किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी चीज की इंद्रियों में कमी है। जैसे ये क्या है, आंख से अंधा है, ये कान से बहरा है, ये मुंह से गूंगा है। क्या बेबर यहाँ पर कोई भी शब्द ऐसा है जो अपने शरीर से रिलेटेड कोई मायने रखता है, नहीं है सर। तो बेबर यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा, यही हमें सर असंगत लग रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंध रखता है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। अब हमने देखा कि पहले के ज़माने में हमारे टेलीविज़न वगैरह, रेडियो वगैरह चला करते थे। रीजनिंग में क्या है, हिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, इस प्रकार के क्वेश्चन सीरीज में रख दिए जाते हैं और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए अगर आपको पता है टेलीविज़न पहले दूरदर्शन प्रसारण का केंद्र हुआ करता था। अगर हम रेडियो की बात करें
तो रेडियो क्या मित्रता से रिलेटेड है? नहीं। बातें करना नहीं, लिखना नहीं। रेडियो पर क्या आती है? न्यूज आती है, और न्यूज को हम क्या बोलते हैं? वहां पर प्रसारण होता है रेडियो का। तो रेडियो का मतलब हो गया प्रसारण, यही हमारा आंसर है। नहीं, रेडियो, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या है कि वही देखिए, ये भी सर्कल का रिलेटेड का क्वेश्चन है। अब इसको आप अच्छे से तरीके से कर पाओगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? कितने व्यक्ति हैं? सबसे पहले ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति हैं। सबसे पहले एक सर्कल बनाइए। उसने क्या बोला? एक गोल मेज है, ये गोल मेज बना ली, केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, ठीक है। 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये 8 व्यक्ति बिठा दिए हमने। केंद्र की ओर मुख है, सबका मुख केंद्र की ओर है, तो केंद्र की ओर मुख कर लिया हमने। अब क्या बोल रहा है? डी एच के दाएं चौथे स्थान पर है। डी एच के दाएं चौथे स्थान पर है। हमने क्या बोला? पहले 2 व्यक्तियों में से किसी एक को आप कहीं पर भी बिठा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। उसने बोला डी जो है वो एच के दाएं। अगर मैं एच को यहां बिठा दूं और इस एच के दाएं एच के दाएं से चौथे स्थान पर डी बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 डी यहां बिठा दिया। अब बोल रहा है तथा बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखिए, तथा लिखा हुआ है, जो नहीं है, और लिखा हुआ था तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तब वो भी पहले व्यक्ति के बारे में ही बात हो रही है। यानी कि डी एच के दाएं चौथे स्थान पर है और बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। मैं किस जगह बी को बिठाऊं कि दूसरे स्थान पर आ जाए, उसका बायां हो जाए? अगर मैं बी को यहां बिठाता हूं तो ये जो बी का बायां हमारा बायां हो गया, और बी के बाएं से दूसरे स्थान पर डी हो गया सर। यानी कि बी ठीक स्थिति पर बैठा हुआ है। क्या बोल रहा है? एफ बी के दाएं से चौथे स्थान पर है। एफ बी के दाएं से, बी का दायां मेरा दायां, बी के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, एफ यहां पर बैठा, बी के दाएं चौथे स्थान पर एफ हो गया। सी ई के दाएं से चौथे स्थान पर है। क्या सी और ई की यहां पर हमें जानकारी दी गई है? अभी तक की सर्कल में नहीं दी गई, अभी इसको हम बाद में देखते हैं। क्या बोल रहा है? जो कि डी या डी के तुरंत दाएं नहीं है। यही बी की जानकारी हमें दी हुई है, डी की जानकारी हमें दी हुई है, और जो हमारा लगा हुआ है, हमें पता है कि जो की जब भी स्थिति आती है, हमें पता है कि जो दो यानी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है सर, तो जो मतलब ई की बात यहां पर हो रही है। किसकी बात हो रही है सर? ई की बात हो रही है कि जो ई है वो बी या डी के तुरंत दाएं नहीं है। यानी कि ई जो है वो ना तो यहां है, ना यहां है, ना यहां है। 1 मिनट की स्थिति के लिए मान के चले, अगर इन तीनों जगह ई नहीं है तो ई की पोजीशन फिर अंत में बचती क्या है सर? ई यहां बैठा हुआ है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? ए डी का तुरंत पड़ोसी नहीं है। अच्छा, अगर ए डी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब ए यहां नहीं आ सकता, ए यहां पर भी नहीं आ सकता, तो फिर ए बच्चा कहां पर आ सकता है सर? ए यहां पर आ सकता है। यानी ए की स्थिति हमारी ये कंफर्म हो गई कि ए यहां पर आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, ई की पोजीशन हमारी यहां पर हो गई, डी यहां पर हो गया, बी ए एच ई एफ हो गया हमारा। एक बचा सी ई के दाएं से चौथे स्थान पर है। अब ए कौन? सी। देखिए ई पोजीशन यहां पर, सी ई का दायां कौन सा? जो मेरा दायां है। अब ई का दायां जो है वो मेरा दायां, ई का दायां पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि सी हमारा किस पोजीशन पर आएगा? यहां पर आएगा। बच गई हमारी खाली ये पोजीशन, और ये पोजीशन किसकी हो जाएगी सर? हमारा यहां पर जिक्र जी का नहीं हुआ, तो जी को हम यहां रख देंगे सर, और ये हमारे 8 व्यक्ति हमने बिठा दिए। अब हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संयोजन में से किस में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में बैठा हुआ है? यानी ये ऑप्शन से हमें पता करना पड़ेगा कि जो तीसरा व्यक्ति है ये वो पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में, क्या बी और सी के बीच में ए बैठा हुआ है सर? बी और सी यहां है, ए यहां है, नहीं है, ये नहीं है। क्या ए और एच के बीच में ई बैठा हुआ है सर? ए और एच यहां है, ई यहां है, नहीं है।
सेकंड क्या है, क्या डी जो है वो जी और सी के बीच में बैठा हुआ है? ये सर दिख रहा है कि सी यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, डी बीच में है, यही हमारा आंसर हो सकता है। और चेक कर लेते हैं, क्या ए और बी के बीच में सी बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ सर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या आपको ये समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक है। देखिए वही फिर क्वेश्चन आ गया, सॉरी, कथन और निष्कर्ष रिलेटेड। क्या है हमारा कथन और निष्कर्ष? कथन को सत्य मानकर चलना है, ये याद रखना है हमको। कथन में क्या लिखा हुआ है? कुछ अंगूर आम हैं, कुछ अंगूर। तो सबसे पहले अंगूर को मैं ए से दर्शा लेता हूं, और कुछ अंगूर जो हैं वो क्या हो गए? हमारे आम हो गए सर। आम को मैं मैंगो से दर्शा लेता हूं कि कुछ अंगूर जो हैं वो आम हैं, इतने से, ठीक है। सभी आम सेब हैं, यानी कि इन सभी मैंगो की बात कर रहा है। और इस टाइप का क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से, आप इसको आसानी से कर ले जाओगे। क्या है? सभी आम सेब हैं। अब ये जितने भी आम हैं, ये सभी आम क्या है? सेब हैं या एप्पल हैं, ठीक है। निष्कर्ष पर आते हैं। क्या है निष्कर्ष? कुछ आम अंगूर हैं। क्या कुछ आम अंगूर हैं? सर बिल्कुल है, ये जो आम हैं यही तो अंगूर हैं। तो ये तो हमारा आंसर, निष्कर्ष फर्स्ट सही है। नेक्स्ट सेकंड क्या है? सभी सेब अंगूर हैं। क्या सभी जितने भी एप्पल हैं वो अंगूर हो सकते हैं क्या? नहीं सर, कुछ सेब हो सकते हैं, ये वाले कुछ सेब क्या हो सकते हैं सर? अंगूर हो सकते हैं। सभी सेब अंगूर नहीं हो सकते, क्योंकि कथन में ही इसकी जानकारी नहीं है। तो हम निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं? जब किसी बात को मैंने आपसे कहा ही नहीं, तो आप अपनी तरफ से कैसे बोल सकते हो कि आपने सर ये कहा था? वैसे ही कथन में जो बात कही गई है वो निष्कर्ष में भी हमें पता होना चाहिए, या वहां पर भी हमें दिखनी चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं कि भैया ये कथन से संबंध रखता है कि नहीं रखता। तो हमारा ये जो निष्कर्ष सेकंड है ये अनुसरण नहीं करता, मतलब हम कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। समझ में आया? ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन, और यहां तक हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट्स है प्रीवियस ईयर का एसएससी जीडी का कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर ही प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग की। तो क्या आपको मेरी वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर के सेट्स में आपको कराता जाऊँगा आपके एग्ज़ाम तक। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।